हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सभा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले 2 वीडियो में ध्वनि तरंग से संबंधित सभी कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप दे सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस MCQ को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए है हर्ज, जो कि आवृत्ति का मात्रक होता है, ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी है डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ये भी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है कैंडेला, जो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ये ध्वनि से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक है। तो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा? देखिए, फ्रीक्वेंसी बराबर हम जानते हैं 1/t होता है। अब देखिए, 1 टाइम को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्ज बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का? हर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो न्यूटन होता है किसका ऐसा ही मात्रक? बल का। वाट होता है शक्ति का ऐसा यूनिट होता है। अब फैराड होता है विद्युत धारिता का SI यूनिट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, शोर को किस इकाई में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शोर या इसी को हम लोग तीव्रता भी कहते हैं। तो तीव्रता की यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है। वाट किसका? वाट शक्ति का यूनिट होता है। फैराडे होता है विद्युत धारिता का। और पास्कल किसका यूनिट होता है? दाब का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अभी देखे हैं कि जो डेसिबल होता है वो किसका? ध्वनि की तीव्रता का यूनिट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। डेसिबल तेज होता है, इसका मतलब देखिए क्या होगा? डेसिबल हो गया, तेज से मतलब क्या हो जाएगा? तीव्रता। अगर आ जाए आपसे कि तीव्रता का यूनिट क्या होता है, तो डेसिबल होता है। या डेसिबल किसके मापन में इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्वनि के तीव्रता के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि किस में नहीं गमन करती है? निर्वात में नहीं गमन कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि स्टील यानी इस्पात इसको बोलते हैं, इसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, हम अभी पढ़े कि जो वायु में ध्वनि का वेग होता है कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो दाब में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो अधिक यात्रा करती है किसमें करती है? स्टील में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टील, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि होती है। तो देखिए, सेकेंडी दोलक है, इसका मतलब यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। तो ये न बराबर हम क्या जाते हैं? 1/t। टी का मान पुट कीजिए 1/2, तो क्या हो जाएगा? 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.5 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप होता है वो ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखिए, एक है
स्टेथोस्कोप, देखिए स्टेथोस्कोप क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो ध्वनि के परिवर्तन के नियम पर काम करती है और जो कम फ्रीक्वेंसी होती है उसकी आवाज़ों को सुनने में इसका इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है। तो फ्रेंड्स, रात के समय जो शोर होता है, हम जानते हैं शोर का जो यूनिट होता है डेसिबल होता है। तो कितना होता है, ये होगा 45 डेसिबल। और डेसिबल किसका यूनिट था, ध्वनि के तीव्रता का या शोर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, जो पिच है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर हम पिच को यानी तारतम्य को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, तारतम्य को अगर घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी घटता है। तो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भर करती है, आर्द्रता पर निर्भर करती है, सिर्फ दाब पर निर्भर नहीं कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं। तो सोनोग्राफी में हम लोग किस तरंग का इस्तेमाल करते हैं, पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं किसका दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी देखे थे, यही तक किया है, इसकी उच्चता है। इसी उच्चता को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयाम, जो कि उच्चता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों का तीव्रता का अनुपात 25:9 है, तो उनके विस्तार का अनुपात क्या हो। देखिए फ्रेंड्स, जो विस्तार होता है तीव्रता के वर्गमूल होता है। तो देखिए, विस्तार हमको निकालना है, तीव्रता कितना दिया है 25:9 यानी 25/9, और इस पे वर्गमूल चढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5/3। इसका मतलब हो गया 5:3। तो देखिए, इस 5:3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है। देखिए फ्रेंड्स, प्रबलता या इसी को हम तीव्रता भी बोलते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता का यूनिट क्या था, डेसिबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हर्ट्ज किसका यूनिट था, आवृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है, 17 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के समय मध्य समय का अंतराल कम से कम अवश्य होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, या इसको चेंज कीजिएगा तो 1.10 सेकेंड। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ध्वनि तरंग के प्रकार पढ़े थे, जिसमें 3 था। एक था अश्रव्य, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 20 हर्ट्ज से कम था। एक था श्रव्य, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और एक था पराश्रव्य, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना थी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो यहाँ पे पराश्रव्य की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज यानी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20,000 का क्या लिख सकते हैं, किलो हर्ट्ज। अब देखिए 20 किलो हर्ट्ज से अधिक किस में है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है, जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आपसे श्रव्य का पूछता तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर आपसे अश्रव्य का पूछता तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, MRI जो मशीन होता है उसमें चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक यहाँ पे नया टर्म है MRI। देखिए इसका पूर्ण नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें कौन सा तरंग यानी चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वाले ध्वनियों को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस पॉइंट्स को देखे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल है, 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी। देखिए यहाँ पे जो लैम्डा दिया है, तरंग दैर्ध्य 0.3 मीटर है, और देखिए जो वेग दिया है 300 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या जानते हैं, एन लैम्डा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा लैम्डा। भी कितना है 300, लैम्डा कितना है 0.3, दशमलव से यहाँ 10 हो जाएगा। अब 3 से कटिएगा, ये हो जाएगा 100, गुना कर दीजिए 100 में 10 से, तो कितना हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। तो देखिए इसमें तरंग के प्रकार में आना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अश्रव्य। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो रेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य। तो ये किसके रेंज में आ रहा है, श्रव्य तरंग के रेंज में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, श्रव्य तरंग। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि श्रव्य तरंग होगा कि अश्रव्य होगा कि पराश्रव्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर एक जो प्लेन चलती है यानी वायुयान चलती है, तो उसमें जो ध्वनि को तीव्रता उत्पन्न होती है वो लगभग 100 डेसिबल होती है। और हम लोग पढ़े थे कि जो WHO के अनुसार डेसिबल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 डेसिबल होना चाहिए। WHO क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो 45 डेसिबल तक के कोई व्यक्ति आसानी से सुन सकता है, उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरंग की तीव्रता, ऑप्शन 1 है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके आयाम के समानुपाती होती है। गलती है। देखिए जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखिए पहला तो यहाँ पे सत्य हो गया। दूसरा, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, जो कि यहाँ पे है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स ये था पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।